हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का, जिसका नाम क्या है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और हम लोगों ने अभी तक चैप्टर में क्लासिफिकेशंस पढ़ लिए थे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, डेवलपमेंट, ओनरशिप। जिन्होंने पुराना वाला वीडियो नहीं देखा हो, जाकर वीडियो देख लो। और स्टार्टिंग से क्या अभी तक मैंने समझाया है इस चैप्टर में, ताकि आपकी कंसेप्ट की क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अब जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्या नाम है? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। देखो ये बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो एक्चुअल में रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कब होगा? रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कब होगा? जब हम लोग उसका प्रॉपर यूज़ करेंगे, जब सबकी नीड सेटिस्फाई हो। ठीक है ना? लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर सिचुएशन पूरी उल्टी है। हो क्या रहा है एक्चुअल में? ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, HB का मतलब ह्यूमन बींग्स, वो रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेटली यानी गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बेकार तरीके से। यानी लोग अपने ग्रीड के लिए, ग्रीड का मतलब क्या होता है? लालच। उसके लिए रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं बच्चों? यूज़ कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। यानी लालची लोग अपने फ़ायदे के लिए रिसोर्सेज का कंटिन्यूसली यूज़ करते जा रहे हैं, और जिसके कारण रिसोर्सेज डेप्लीट होते जा रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? और क्या है सर? कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। यानी सर क्या? देखो बेटा, हमारी सोसाइटी में दो ग्रुप्स बने हुए हैं, एक तो रिच और दूसरे पुअर। ये सब जानते हैं। अमीरों के पास सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना? यानी अमीरों ने ज़मीनें खरीद ली, उस पर बिल्डिंग्स बना के, वही बिल्डिंगें महंगी रेट पर किसको बेचते हैं सर? गरीब लोगों को, जो सही नहीं है ना? तो जो सेकंड पॉइंट है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स। तो भाई अमीरों के पास ही ज़मीनें, अमीरों के पास ही रिसोर्सेज हैं, क्योंकि सर उनके पास पैसा काफ़ी अच्छा खासा है। इसलिए दो ग्रुप बन गए हमारे सोसाइटी में, एक अमीर और दूसरा गरीब, रिच और पुअर, जो कि सही नहीं है। इक्वल होना चाहिए ना, सबको रिसोर्सेज होने चाहिए, ताकि कोई अमीर ना हो कोई गरीब ना हो। लेकिन ऐसा हो रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है अमीरों और गरीबों के बीच में। तो पहला ग्रीड वाला पॉइंट याद रखना आप, कि लोग अपने लालच के लिए क्या कर रहे हैं सर? रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, जो रिसोर्सेज है वो कुछ ही लोगों के हाथ में, फ्यू हैंड्स, यानी अमीरों के हाथ में, तो जिससे सोसाइटी में दो ग्रुप हो गए सर। और क्या है? और है बच्चों आपके सामने ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सर, जैसे ओजोन लेयर। ये तुम लोग चीज़ें पढ़ चुके हो, पहले भी आपको नॉलेज होगी। ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, इज़ दैट क्लियर? तो इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ध्यान से समझो सर, ये होता क्या है? पेट्रोल होता है ना। अब यार पेट्रोल का तुम लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, या इस तरीके से उसका यूज़ कर रहे हो कि भाई आज प्रेजेंट जनरेशन की तो डिमांड पूरी होती जा रही है। जैसे आज 2020 है, पेट्रोल सबको मिल रहा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा हम लोग को पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना कि आने वाली जो जनरेशन है उनको शॉर्ट पड़ जाए पेट्रोल। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या किस पे फोकस करता है कि आज प्रेजेंट जनरेशन रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करे ताकि फ्यूचर जनरेशन को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखो क्या लिखा हुआ है, यूजिंग द रिसोर्सेज इन अ वे विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड शुड नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। भले प्रेजेंट जनरेशन रिसोर्सेज का यूज़ करे, चाहे पेट्रोल क्या, फॉरेस्ट का भी एग्जांपल ले सकते हो। सभी सारे जंगल कट जाएंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो भाई प्रेजेंट जनरेशन रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरीके से करे ताकि फ्यूचर को भी उसका फ़ायदा मिले बच्चों। ये हो गए दो टॉपिक। एक अपन ने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और दूसरा कौन सा पढ़ा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आता है रिसोर्स प्लानिंग, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है सर? रिसोर्स प्लानिंग। बच्चों इसमें एक चीज़ समझो आप, देखो कुछ रिसोर्स प्लानिंग यानी, एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं। देखो बच्चों, रिसोर्स प्लानिंग से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है। देखो कुछ इंडिया में रीजन्स ऐसे हैं, रीजन्स यानी एरिया, जो किसी जहाँ पर आपको कुछ रिसोर्सेज मिलेंगे और जहाँ पर कुछ रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। इन शॉर्ट कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अच्छे खासे रिसोर्सेज अवेलेबल है। सर एग्जांपल, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है सर। ठीक है, लेकिन सर राजस्थान में पानी की बहुत कमी है सर, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो कुछ मैं बताना क्या चाहता हूँ, कुछ एरियाज़ तो ऐसे हैं जो रिसोर्सेज में रिच हैं, और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो रिसोर्सेज में क्या है सर? पुअर है। ठीक है ना? एग्जाम्पल किसका होता है? राजस्थान, ये लिखा भी हुआ है। कुछ रीजन सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट, उनको लेने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी और कुछ रीजन्स ऐसे हैं, रीजन जब भी बोलूँ एरिया,
वहाँ पर शॉर्टेज है। कोई लोगों के पास तो बहुत सारा है, किन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही बात? जैसे एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश में जो वाटर है अच्छा खासा है, पानी की कमी नहीं पड़ती, लेकिन बच्चों वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं बना हुआ है, रोड अच्छे नहीं बने हुए, रेलवेज अच्छा नहीं बना हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं बना हुआ है। समझ में आ रही है बात आपको? जैसे राजस्थान का भी एग्जांपल बताया मैंने आपको, सोलर एनर्जी अच्छी मिलेगी, विंड एनर्जी अच्छी मिलेगी, लेकिन सर वहाँ पर पानी की कमी है। किसकी कमी है सर? पानी की कमी है, दैट्स इट। आ रही बात समझ में? तो इसलिए गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग, यानी सोचना पड़ता है कि जिस जगह पर कोई भी चीज़ की कमी है, फॉर एग्जांपल राजस्थान में पानी की कमी है, तो पानी कहाँ से आएगा राजस्थान में? अब भाई भगवान को तो कॉल नहीं कर सकते, उनको तो बोलेंगे नहीं व्हाट्सअप पे कि यार थोड़ा पानी भेज दो, वो तो सब नेचर है ना? तो गवर्नमेंट प्लान करती है सर, किसका प्लान करती है? रिसोर्स का प्लान करती है कि जिन जिन जगह में रिसोर्स की शॉर्टेज है, डेफिशिएंट है, वहाँ पर रिसोर्स कहाँ से आएंगे, कहाँ से प्रोडक्शन कैसे होगा, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा है, अच्छा आएंगे कहाँ से सर? जहाँ पर ज़्यादा होगा, मान लो जैसे अरुणाचल प्रदेश में पानी ज़्यादा है, तो अरुणाचल प्रदेश से राजस्थान की तरफ एक पूरा रिवर सिस्टम क्रिएट किया जाएगा। इज़ दैट क्लियर? ताकि राजस्थान में पानी मिले। समझ में आ रही बात अच्छी तरीके से? यही तो होता है, और क्या होता है? सिंपल सी बात है। और राजस्थान में जैसे सोलर एनर्जी अच्छी है, तो मतलब जहाँ पर जिस चीज़ की कमी है वहाँ पर वो चीज़ प्रोवाइड करना कहाँ से आएगी? जिनके पास वो चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट्स इट। तो प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग इसकी, रिसोर्सेज की। ये तो बेसिक टॉपिक था। अब मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, रिसोर्स प्लानिंग होती कैसे है, उसकी स्टेजेस। सर ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। IPM, सर ये क्या है बेटा? आई पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। आई फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। इज दैट क्लियर? तो बच्चों पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। सर ये क्या होता है? आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहले आप लोग को पूरा रिसर्च करना पड़ेगा कि रिसोर्सेज कहाँ अवेलेबल है। सीधी सी बात है बहुत। अब रिसोर्सेज में मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ सिंपल सा। अब जैसे आयरन ओर है, ठीक है ना, वो किस स्टेट में पाया जाता है मोस्टली? ठीक है, तो मोस्टली आयरन ओर छत्तीसगढ़, MP यहाँ पर पाया जाता है। तो सर पता कैसे पड़ा? सर रिसर्च करी, आइडेंटिफाई किया, ठीक है, पूरा सर्वे किया, पूरी मैपिंग करी। मैपिंग यानी पूरे चार्ट्स बनाए कि कौन कौन सी जगह पे, स्पेसिफिक लोकेशन पे ये चीज़ अवेलेबल है। क्वालिटी चेक करी भैया, अच्छा आयरन ओर है कि बेकार आयरन ओर है, क्वालिटी होती है अच्छी और ख़राब। उसके बाद क्वांटिटी से चेक करी कि भैया जितना मुझे आयरन और एक्सट्रैक्ट करना है क्या इतना अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, ये तो था फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन, दैट इज इंडिकेटेड बाय आई। सेकंड पॉइंट है, अब यार मैंने तो सिर्फ आइडेंटिफाई किया, अभी एक्सट्रैक्ट नहीं किए, तो जो सेकंड पॉइंट है आपका इंडिकेट होता है सर P से, और P फॉर व्हाट सर? प्लानिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मुझे एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, स्किलफुल लेबर चाहिए होंगे, इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट, परमिशन चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, तो फ्री में तो कुछ काम होता नहीं है। तो सेकंड पॉइंट में मैं पूरा प्लान करूंगा, फर्स्ट पॉइंट में मैं आइडेंटिफाई करके आ गया, सेकंड पॉइंट में मैं क्या करूंगा? एग्जीक्यूट करूंगा। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में मुझे पता पड़ गया ये चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, और सेकंड पॉइंट में अब मैं उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँगा, स्किल्स का यूज़ करूँगा, और मुझे ऐसे तो और मुझे परमिशंस की भी ज़रूरत होगी, लाइसेंस की ज़रूरत होगी। ठीक है, और सीधी सी बात है क्या करूँगा मैं सेकंड पॉइंट में? इम्प्लीमेंट करूँगा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। जो मैंने सोचा एक्सट्रैक्ट करने का, उसको अब लागू करने की बारी आ गई भैया। इज़ दैट क्लियर? थर्ड, मैच, M फॉर व्हाट? मैच। अब आ गया समझ में? पहला पॉइंट था I फॉर आइडेंटिफिकेशन, सेकंड P फॉर प्लानिंग, थर्ड फॉर M फॉर मैचिंग। इज़ दैट क्लियर? सर क्या मैच करना है कि आपने जो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए, मान लो आपने छत्तीसगढ़ से एक्सट्रैक्ट किया आयरन ओर, या फिर आप यूँ मान लो कि आपने MP से भी किया। आपने सोचा कि यार मुझे कम से कम यार 90% तो चाहिए, 90% तो मुझे आयरन ओर तो चाहिए। क्यों सर? क्योंकि एक्चुअल में एक्सट्रैक्ट तो एक जगह से हो रहा है, लेकिन इसका जो यूज़ होता है पूरी कंट्री में होता है, ओवरऑल, है ना, ओवरऑल का इसका यूज़ होता है। तो 90% तो चाहिए क्योंकि डिमांड है आयरन ओर की। लेकिन मैंने जो एक्सट्रैक्ट किया वो कितना किया सर? 60% मान लो, इमेजिन करो। तो सर शॉर्टेज कितनी की होगी? शॉर्टेज होगी बच्चों आपकी, शॉर्टेज होगी आपकी कितने की? 30%। तो आपको देखना पड़ेगा कि जितना भी मैं आयरन और एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ या कोई भी रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्या वो पूरे ओवरऑल
नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के अकॉर्डिंग एक्सट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी ज़रूरत हर जगह पड़ेगी, उसकी ज़रूरत हर जगह पड़ेगी। समझ में आ गया? मैच करना, कंपेयर करके देखना कि मैंने कितना एक्सट्रैक्ट किया और एक्चुअल में उसकी डिमांड कितनी है, रिक्वायरमेंट कितनी है। तो दिस इज़ योर ये 3 स्टेजेस थे। These were 3 stages of resource planning in India. First, I for identification, P for planning, third M for matching. Is that clear? अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो बेटा, रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारे लैंड हो गया, ज़मीन जहाँ पर हम प्रोडक्शन करते हैं, वो रिसोर्स का पार्ट होता है। चाहे हमारा पैसा हो गया, वो हमारे रिसोर्स का पार्ट होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिसोर्स को कंजर्व करना, बचा के रखना भैया, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, इर्रेशनल कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी गलत तरीके से उसका कंजप्शन किया जा रहा है, ओवर कंजप्शन किया जा रहा है, ओवर यूटिलाइजेशन बोल सकते हो। जैसे आपने 9th क्लास में मॉडर्न फार्मिंग पढ़ा था, यस सर, तो आप उसमें अपन लोगों ने क्लियर किया था कि फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिससे ज़मीन की जो फर्टिलिटी होती है वो पूरी ख़त्म हो जाती है, सर। अब वो पूरे जो ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, उसका जो इफ़ेक्ट होता है बहुत नेगेटिव होता है इकोनॉमी पे, सोसाइटी के लिए, ठीक है। और इससे क्या होता है सर, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। महात्मा गांधी ने एक बार क्या बोला था, महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था बच्चों कि सबके नीड के लिए है लेकिन किसी के ग्रीड के लिए नहीं है। यानी इंडिया में रिसोर्सेज अवेलेबल है, नो डाउट, रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर एवरीबडीज़ नीड, नॉट फॉर ग्रीड। अब जैसे लालची लोग हैं ना, वो तो मैंने आपको बताया था कि लालची लोग अपने लालच के लिए रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी ने उनको ही पॉइंट आउट किया, लालची लोगों को। और महात्मा गांधी बोलते थे कि भैया लोगों को ज़रूरत है तो डेफिनेटली वो रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रीड है यानी लालची लोग हैं तो उनके लिए नहीं है। और लालची लोगों को महात्मा गांधी रूड मानते थे। क्या मानते सर? रूड। सर किस चीज़ का? जो भी डेप्लेशन हो रहे हैं, महात्मा गांधी बोलते थे कि जो भी रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं ये सब लालची लोगों के कारण होते जा रहे हैं। मेन जो रूट कॉज है, मेन जो जड़ है देश में रिसोर्सेज ख़त्म होने का, वो कौन से लोग हैं सर? ये ग्रीडी लोग, ठीक है, सिंपल सी बात है। महात्मा गांधी बोलते थे सबको मिले यार, एक को नहीं मिले। ये रिच और पुअर का जो गैप बढ़ता जा रहा है ये इन ग्रीडी लोगों के कारण ही बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब आप देखो, मैंने यहाँ पर बॉक्स में एक चीज़ मेंशन करी है। महात्मा गांधी बोलते थे कि जो भी प्रोडक्शन हो या जो भी रिसोर्सेज हैं वो सबको मिले, ऐसे नहीं कुछ ही लोगों को मिल रहे हैं। देखो महात्मा गांधी ने कितना स्मार्ट तरीके से समझाया। महात्मा गांधी ने बोला कि रिसोर्सेज का यूज़ सिर्फ मास ना करे, मासेस करे। मासेस समझते हो क्या होता है? मासेस यानी सबके लिए हो, ठीक है ना, सबके लिए होना चाहिए, कुछ ही लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। कुछ ही लोगों का मतलब ग्रीडी लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। दैट्स इट, ये मेरा पॉइंट है। आई बात समझ में? तो ये है टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसने स्टेटमेंट दिया था बच्चों? महात्मा गांधी ने, कि नीड के लिए है, ग्रीड के लिए नहीं है। और ग्रीडी लोगों को रूट यानी जड़ बताई थी, जिसके कारण एक ग्लोबल लेवल की बात करी उन्होंने। तो मैंने तो आपको इंडिया की बात बताई, लेकिन ग्लोबल लेवल पर, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो भी रिसोर्सेज डेप्लेट होते जा रहे हैं, उनका रीज़न कौन है? ये ग्रीडी लोग। और बोलते थे महात्मा गांधी मासेस के लिए प्रोडक्शन होना चाहिए, मासेस सारे लोग रिसोर्सेज का यूज़ करें, सिर्फ कुछ ही लोग यूज़ ना करें। इज़ दैट क्लियर? बात समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद सिंपल सा टॉपिक आया है जिसका नाम है लैंड रिसोर्सेज। कितने सारे टॉपिक कर लिए अपन लोगों ने आज? सर आपने बता दिया, एक तो रिसोर्स प्लानिंग बता दिया, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का टॉपिक आपने क्लियर कर दिया। और बच्चों अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? तो अपन ने और ये पढ़ लिया सर, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन बता दी। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, लास्ट टॉपिक पे, लैंड रिसोर्सेज। लैंड हमको सपोर्ट करता है ज़मीन। सर ज़मीन पर वेजिटेशन होता है सारा, वाइल्ड लाइफ जो भी है ज़मीन पर ही होती है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस, जो भी आप काम करते हो भैया ज़मीन के बेसिस पर ही करते हो, है ना। अब लैंड रिसोर्सेज का कितना परसेंटेज जो लैंड है किस किस में यूज़ हो रहा है ये देखेंगे। जो 43% है बच्चों वो प्लान्स हैं। सर प्लान्स क्या होते हैं? जहाँ पर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है। प्लान्स ऐसी ज़मीन है जहाँ पर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का यूज़ हो रहा है, 43% प्लान्स हैं। 30% जो ज़मीन है वो माउंटेन्स के लिए, जो टूरिज़्म और इकोलॉजिकल पर्पज़ के लिए काम आती है। माउंटेन्स हो गई, रिवर्स हो गई, इकोलॉजिकल यानी अच्छा व्यू देखने के लिए, ठीक है ना, टूरिज़्म पर्पज़ के लिए, जैसे बाहर के बहुत सारे, जैसे मनाली और ये सब, समझ में आ रही बात, ये सब घूमने की जगह है,
तो 30% जो लैंड एरिया है वो माउंटेन से कवर हो रहा है, 43% प्लेन से कवर हो रहा है। और सर 27% लैंड है वो प्लेट्यूज से कवर हो रहा है। किससे कवर हो रहा है सर? प्लेट्यूज से। इज़ दैट क्लियर? और ये जो प्लेट्यूज है यहाँ पर आपको जंगल मिलेंगे, यहाँ पर आपको मिनरल्स मिलेंगे, ये बात समझ में आई? तो मैंने आपको बेसिकली कितनी चीज़ें बताई? 3 चीज़ें सर, कि लैंड जो रिसोर्सेज होते हैं वो सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को। 43% जो लैंड है वो प्लेन्स के लिए यूज़ आता है, 30% माउंटेन्स के लिए, 27% प्लेट्यूज के लिए। प्लेन्स में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का काम होता है, माउंटेन्स में टूरिज्म इकोलॉजिकल का काम होता है, प्लेट्यूज में फॉरेस्ट और मिनरल का काम होता है। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो कोई डाउट नहीं रखेगा इसमें। अब मैं यहाँ तक पढ़ाता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आ जाएगा, आराम से पढ़ना है और वीडियो को बार बार देखना है। मैं बार बार बोलूँगा आप लोगों को ताकि आपको क्लियर हो जाए। कॉपी में मेंशन करनी है ये सारे नोट्स जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसके थ्रू कोई भी डाउट हो व्हाट्सअप या ऐप के थ्रू आप पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, तो थैंक यू एंड बाय। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जो भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाय।